नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में एनडीए में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है और इधर जेडीयू बीजेपी के नेताओं के इस्तीफों का क्रम भी जारी है। बड़ी बैठकें आज दिल्ली में बीजेपी की एनडीए की फिर होने वाली है, लेकिन अभी तक सीटों को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाया है। और इधर इंडिया गठबंधन के घटक दलों की भी बैठकें लगातार जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। क्या कुछ है इस पर हमारी रहेगी नजर, आपको बताएंगे अपडेट क्या है। लेकिन उससे बड़ी खबर इस समय एक और आ रही है और वो है वोट चोरी को लेकर। बिहार में वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग के बारे में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। वह यह है कि जिस तरीके जो सॉफ्टवेयर होता है जिसके जरिए फर्जी मतदाताओं को पकड़ने का काम किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, चुनाव आयोग ने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। और जो फाइनल मतदाता सूची जारी की है उसमें वो जो बिना उसको फिल्टर किए हुए ही उस सूची को जारी कर दिया। इस पूरी खबर पर भी हमारी आपको जानकारी देंगे। बहुत ही गंभीर मसला है, चूंकि वोट चोरी और मतदाता सूची में गड़बड़ियों का मामला लगातार चल रहा है और बिहार में एसआईआर किस तरह से उसको लेकर विवाद शुरू से बना हुआ है। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी भी इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और बहस जारी है वहां पर। अभी फाइनल फैसला कोई नहीं आया है। यह एक और बड़ा खुलासा चुनाव आयोग की तमाम खामियों को, और खामियों नहीं बल्कि जो आरोप लगते हैं कि षड्यंत्र है, उनका खुलासा करता है। तो ये क्या पूरा ये है क्या खबर, इस पर अमलेंदु जी पूरी जानकारी जुटाकर हमारे साथ हैं। अमलेंदु जी, ये अपना ही सॉफ्टवेयर जिसके जरिए वो पकड़ सकते थे कि फिल्टर कर सकते थे कि कौन फर्जी है, कौन सही है, कौन 2 बार आ चुका है मतदाता सूची में, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है अब उसको वो भी स्पष्ट है कि उसके पीछे वजह क्या है। हाँ समीर जी, आपको याद होगा कि जिस समय ममता बनर्जी ने कहा था कि एक ही एपिक नंबर पे कई मतदाता हैं और वो बंगाल में भी है, उसी एपिक नंबर पे एक मतदाता हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, ये कैसे संभव है और एक ही एपिक नंबर पे कई मतदाता हैं। उस समय ये कहा गया, चुनाव आयोग की तरफ से सफाई दी गई कि उसका जो सॉफ्टवेयर है ER02 करके, उसकी थोड़ी सी गड़बड़ी थी, उसकी वजह से इस तरह की चीज़ें हुई। लेकिन अगर वो एपिक नंबर एक एपिक नंबर पे 2 लोग या 4 लोग हैं भी, तो वो अलग अलग राज्यों में हैं, तो इसलिए वो डबल मतदान नहीं कर सकते। ये उस समय सफाई दी गई थी। लेकिन अब ये मामला आया है राजीव समीर जी कि जो एक संस्था है रिपोर्टर्स कलेक्टिव, उसके पत्रकारों ने एक इसकी जानकारी की और इस पे काम किया, तो उन्होंने पाया कि जो ER0 जो था, जो 2018 तक इसको प्लेटफॉर्म में एकीकृत करने के बाद इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में सक्रिय किया गया और राजस्थान और महाराष्ट्र में इसमें जो थे कई जो फर्जी नाम इससे पकड़ में आए, तो उसको हटा दिया गया। और जब आपको याद होगा कि जिस समय प्रेस वार्ता कर रहे थे ज्ञानेश कुमार जी, तो उनसे हमारे जो साथी हैं मुकेश कुमार सिंह जी, उन्होंने यही सवाल किया था कि भाई आप इसको मैनुअल कर रहे हैं और बिना किसी सॉफ्टवेयर की सहायता की, या हो ही नहीं सकता कि आप डुप्लीकेसी इसकी पकड़ लें, और आप इसको मैनुअल कर रहे हैं, तो ये कैसे आप इससे निपटेंगे, हमें इसका जवाब दीजिए। और यही अब पकड़ में आया है समीर जी कि इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। और इसके बाद हुआ ये है कि 7.4 करोड़ लाख जो मतदाता है, 7 करोड़ 42 लाख मतदाता, उनमें से 14,35,000 मतदाता डुप्लीकेट हैं, जिनमें विभिन्न सांख्यिकी के 3,40,000 जो है नाम हूबहू मिलते जुलते हैं, और 1,32,00,000 मतदाता जो है वो अजीबोगरीब ढंग से हर परिवार 650 तक फर्जी पते पर पाए गए हैं। तो ये एक बड़ी धोखाधड़ी का संकेत देता है। तो ये इसका मतलब समीर जी जो आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है, वो इस रिपोर्ट से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर फर्जी मतदाता घुसाए गए हैं, और इसीलिए इसको मशीन रीडेबल जो है नहीं बनाया गया, और पूरी इस तक से जो है वो राजनीतिक दलों को पहुंच नहीं दी जा रही है, ताकि ये गड़बड़ियां पकड़ में नहीं आए। इसलिए वो इसका भी इस्तेमाल नहीं किया गया कि किस तरीके से इसमें डुप्लीकेसी पकड़ी जा सकती है। और इसमें ये भी, जब इस कलेक्टिव रिपोर्टर्स की जो हम रिपोर्ट है इसको पढ़ रहे थे अमलेंदु जी, इसमें ये बात भी आई है और उन रिपोर्टर्स ने कहा है कि इसमें
केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग यानी बिहार का जो निर्वाचन आयोग है उनके बीच में भी तालमेल की कमी है। और इस पर उनसे जब जानकारी ली गई, पूछा गया, तो पहले तो जानकारी नहीं दी गई और बहुत बाद में ये कहा गया कि मामला सब जुडिस है, हम बहुत सारी चीजें बता नहीं सकते हैं। और फिर ये चेतावनी भी दी गई और रिपोर्ट में लिखा भी है उन रिपोर्टर्स के हवाले से कि उसमें यह कहा गया कि आप ध्यान रखिएगा कि अभी मामला सब जुडिस है और क्या चीज प्रकाशित करनी है क्या नहीं करनी है इसका आप ध्यान रखिएगा। एक तरह से उनको चेतावनी भी दी गई है कि आप इस खुलासे को तो कर रहे हैं लेकिन ध्यान में रखिएगा आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इस तरह से इसको हम समझे, हाँ, मतलब धमकी के तौर पर भी समझे कि आप अगर कुछ छाप रहे हैं, कुछ प्रकाशित कर रहे हैं तो मतलब आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो खैर ये सब तो चलता रहता है, धमकियां मिलती रहती है। उन्होंने क्या आचार संहिता, अब उनको ये नहीं पता है, निर्वाचन जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, राज्य के बहुत ही वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं, कि जो आचार संहिता होती है वो रिपोर्टर्स की रिपोर्ट्स पर नहीं होती है। वो कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित कर सकते हैं, सबूत अगर उनके पास है तो कोई भी खुलासा, कोई भी खबर वो छाप सकते हैं, लिख सकते हैं, उनके ऊपर आचार संहिता लागू नहीं होती है। हाँ नहीं, लेकिन ये धमकाने का एक प्रयास जो है ये इसके तौर पे देखा जा सकता है कि मतलब वो धमकाने का प्रयास कर रहे हैं एक तरीके से। ये आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन वो अब मीडिया को धमकाने का काम तो इस सरकार में काफी आम हो गया है। टुच्चा से टुच्चा नेता से लेकर के और बड़े से बड़ा IAS अफसर तक, वो सिपाही तक जो है वो सब पत्रकारों को धमका रहे हैं। FIR दर्ज कराई जा रही है। तो ये सब तो मतलब न्यू नॉर्मल जिसे कहते हैं वो न्यू नॉर्मल हो गया है। बीजेपी के शासनकाल में पत्रकारों को धमकाना, मीडिया को धमकाना, ये एक न्यू नॉर्मल हो गया है। लेकिन इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में इस सरकार को भी भुगतने पड़ेंगे समीर जी। ये बिल्कुल, ये इसके दुष्परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे, लेकिन जो ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है ये बहुत गंभीर रिपोर्ट है। और ये इस जो पूरा ये प्रकरण है यानी वोट चोरी और किस तरीके से फर्जी वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है, चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर एक षड्यंत्र कर रहे हैं, लोकतंत्र के खात्मे की ओर बढ़ रहे हैं, ये सारे आरोप जो विपक्ष के हैं उनको बहुत मजबूती के साथ ये रिपोर्ट पुष्ट करती हुई दिखाई पड़ती है। अभी उसमें और भी हो सकता है कि कुछ उसकी एकाध पार्ट में और वो रिपोर्ट आए, लेकिन अभी तक जो चीजें आई हैं, जो बातें सामने आई हैं, उनसे साफ तौर पर यह दिख रहा है कि खुद चुनाव आयोग ने जो सिस्टम बनाया फिल्टर करने का, गलतियां पकड़ने का, कुछ जगहों पर उसने जानबूझकर उसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो गलतियां जानबूझकर की गई थी। इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है। अब देखते हैं इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि जो कुछ भी निर्वाचन अधिकारी ने, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी है उससे कुछ स्पष्ट नहीं होता है। उन्होंने इसके प्री जुडिस होने का हवाला दे दिया, लेकिन प्री जुडिस मामला होने के बावजूद पूरी की पूरी वोटर लिस्ट तैयार कर दी गई। उससे, उस प्रक्रिया से जुड़ा सवाल पूछने पर उनको बताया जा रहा है कि ये मामला प्री जुडिस है। इसका मतलब छिपाने के लिए बहुत कुछ है। और सबसे बड़ी बात ये कि मुख्य जो चुनाव आयोग है यानी देश का निर्वाचन आयोग, दिल्ली में और बिहार में जो राज्य निर्वाचन आयोग है, उनके बीच में भी तालमेल की कमी है। ये बात भी स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रही है। और हो सकता है कि बिहार के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनको कुछ चीजें न पता हो या उनको कोई भी चीज बताने से रोका गया हो। यह सीधे तौर पर दिख रहा है क्योंकि इसके बारे में जो कुछ भी सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के घेरे में सीधे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ही आ रहे हैं। यहां तक कि जो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं दिल्ली में, वो भी कहीं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते या किसी सवाल का जवाब देते हुए नहीं दिखाई पड़ते। हाँ बिल्कुल, किसी भी उसका जवाब देते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। और ज्ञानेश कुमार बच रहे हैं। सवाल जब लिए जाते हैं तो सवालों को 5 सवाल एक साथ लेते हैं और बिना सवालों के जवाब दिए हुए ज्ञानेश कुमार जी आगे बढ़ जाते हैं। तो घबराहट जो है दिखाई पड़ती है। और राहुल गांधी ने जब से सीधा हमला किया है ज्ञानेश कुमार के ऊपर कि वो वोट चोरों को संरक्षण दे रहे हैं, उसके बाद उनकी आवाज बुझी तो काफी ज्यादा दिखाई पड़ रही है समीर जी। क्योंकि बहुत सारी चीजें पकड़ में आ रही कि आरोप जो है वो थोथे आरोप नहीं है, उनके पीछे पूरे एविडेंस है, सारी चीजें हैं और स्पष्ट रूप से वो दिखाई जा रही है। स्पष्ट रूप से दिखाई जा रही है। और समीर जी 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र में भी एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो है वो वहां के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलेगा। और वहां भी देवेंद्र फडणवीस से कहा गया है कि आप भी चलिए इसमें, क्योंकि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस अगर नहीं जाते तो इसका मतलब आरोप भी सही हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है चुनाव आयोग के साथ में। तो यही आरोप लग रहे हैं। संजय राउत ने चिट्ठी लिखी है देवेंद्र फडणवीस को। कल हम लोगों ने इससे जानकारी आप तक पहुंचाई भी थी कि देवेंद्र फडणवीस से भी कहा है
कि आप भी चलिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने के लिए वोट चोरी को लेकर और जो चुनावी धांधली हो रही है उस पर, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। तो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को मिलने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी से महाराष्ट्र में। तो एक बड़ा ये मुद्दा है, और चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव अब घोषित हो गए हैं, 6 और 11 नवंबर को मतदान होने हैं, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, नामांकन शुरू हो गया है। इस बीच में वहां जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी मतदाता सूची और वोट चोरी बने हुए हैं। और इधर यहां जो राजनीति हो रही है एनडीए के घटक दलों के बीच में, वो जबरदस्त खींचतान दिखाई पड़ रही है कि कैसे, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या फिर एलजेपी हो, इनके बीच में जीतन राम मांझी कोई तालमेल अब तक होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। कहा यह जरूर जा रहा है कि चिराग पासवान के साथ डील जो है वो फाइनल हो गई है, लेकिन अब तक उनकी तरफ से इस तरह का कोई बयान उनकी पार्टी की ओर से नहीं आया है। लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान के बाद अब वो एकदम बिल्कुल सामने खड़े हैं और अपनी शर्तों पर उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अभी जो कल तक अभी खबरें आई थी कि जीतन राम मांझी को 6-7 सीटें देकर बीजेपी उनको तैयार करना चाहती है, लेकिन वो भी अड़े हुए हैं 15 सीटों पर। सीधे सीधे उन्होंने ट्वीट करके लिखा था कि 15 सीटों से कम पर वो मानने वाले नहीं है। तो बहुत जबरदस्त इस समय खींचतान चल रही है अमलेंदु जी। पता नहीं पहले चरण के मतदान की तो प्रक्रिया शुरू भी हो गई है, कब फाइनल होगा, प्रत्याशी कब नामांकन करेंगे, कब प्रचार करेंगे और किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा? हाँ बिल्कुल समीर जी, और कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान को यह कह के मना लिया गया है कि उनको एक एमएलसी भी दे दिया जाएगा और एक राज्यसभा सीट दे दी जाएगी। जीतन राम मांझी भी अब यही चाहते हैं कि एक राज्यसभा सीट और एक एमएलसी भी मिले और 15 सीट भी मिले, और यही उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं कि 15 सीट मिले, एक एमएलसी मिले और उनकी जो राज्यसभा सीट है उसको आगे कंटिन्यू किया जाए। अब ये बीजेपी के लिए बड़ा संकट पैदा हो रहा है कि किस तरीके से आगे ये जाएंगे और किस तरीके से इसमें मानेंगे। अब इनका कहना है कि जब चिराग पासवान, जिनका एक भी विधायक नहीं है, आप उनके सामने इतना झुक रहे हैं, तो जीतन राम मांझी को आप क्यों नहीं देंगे जिसके कि 4 विधायक हैं? जी, अब जीतन राम मांझी को भी एडजस्ट करते हैं तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट क्यों नहीं करेंगे? जी। तो ये भी मसला है। तो अब ये एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी को अपने कोटे से ही इससे एडजस्ट करना पड़ेगा। उधर जेडीयू साफ साफ कह चुका है कि इनको सबको बीजेपी अपने कोटे से एडजस्ट करे, हम तो जो है वो किसी हाल में एक भी सीट छोड़ने वाले नहीं है। जी बिल्कुल, और जेडीयू अपनी सीटें, अपने हिस्से की सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। और बीजेपी की ओर से भले ही घोषणा ना की जा रही हो, लेकिन जेडीयू की तरफ से यह मानकर चला जा रहा है कि एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार ही रहेंगे। अगर जीतते हैं तो उसके बाद भी नीतीश कुमार ही बनेंगे। अब एक बार जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है संजय कुमार, उन्होंने भी एक स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सुन लेते हैं, सीटों का समझौता अभी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार बनेगी ये दावा किया जा रहा है, और सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, ये बात कह रहे हैं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार। सुनते हैं संजय कुमार को क्या कह रहे हैं। इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं वो, पूरा दुनिया में आपने देखा है कि इस तरह का अगर किसी भी अर्थशास्त्री से बात कीजिएगा तो ये डेस्परेशन है उनका। उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, बुरी तरह हारने वाला है, तो ये बौखलाहट में इस तरह का वो बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। और जो हम लोग देख रहे हैं लोगों का मिजाज, अब तो हम लोग चले आए, नॉमिनेशन शुरू हो गया, लोगों का मिजाज बिल्कुल नीतीश कुमार जी के सरकार 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और ये सब जब डिस्परेशन तब होता है जब खुद पता चल जाता है कि ग्राउंड पे कुछ बचा नहीं। यही बातचीत होगी हम लोगों की और मुझे लगता है जल्दी ही आपके सामने सब आ जाएगा। कह रहे हैं कि जेडीयू के कई नेता जेडीयू में शामिल हुए, उसको लेकर कह रहे हैं कि अब जेडीयू में कुछ बची नहीं है। ठीक बात है ना, वो तो जनता तय करेगी ना। लोकसभा का चुनाव भी हुआ ना, तो क्या बचा उनका लोकसभा चुनाव में, ये पूछना चाहिए ना। लोकसभा चुनाव में इतना घूम रहे थे तो बिहार की जनता कैसे हिसाब की। उसके बाद बाय इलेक्शन हुआ, उसका भी हिसाब है, और अभी के इलेक्शन में भी सारा हिसाब हो जाएगा। चुनाव के समय में कुछ लोग उछल कूद करते रहते हैं टिकट के लिए, तो वो तो हर एक चुनाव में आप लोग भी देखते हैं, पत्रकार है, कोई नई बात है क्या। लेकिन
जो नीतीश कुमार जी ने काम किया, लार्जर इशू ये है, उसके बारे में पब्लिक का क्या ओपिनियन है या एनडीए के बारे में लोग क्या समझते हैं, वोट तो उस पर होगा ना। तो 14 नवंबर को नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी जब परिणाम आएंगे, ये इत्मीनान है इनको कि एक तो ये जीतेंगे भी एनडीए गठबंधन और मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही बनेंगे। हालांकि जो सबसे बड़ी पार्टी है गठबंधन की, उसकी तरफ से ऐसी कोई बात अब तक नहीं कही जा रही है उनके प्रमुख नेताओं की ओर से, लेकिन जेडीयू के तमाम नेता लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं। पिछले दिनों मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कह दिया था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और अब कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बनेंगे। लेकिन ये उछल कूद करने वाली जो बात कर रहे हैं अमलेंदु जी की, लोकसभा चुनाव में भी ये लोग बहुत उछल कूद कर रहे थे, अब ये किसके लिए कह रहे हैं? अपने सहयोगी जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनकी पार्टियों के नेताओं के लिए कह रहे हैं या फिर किसी और के लिए कह रहे हैं? विपक्षी नेताओं के लिए कह रहे हैं? विपक्ष के लिए नहीं, अपने सहयोगियों के लिए कह रहे हैं, खासतौर से चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के लिए कह रहे हैं कि चुनाव आते ही सब उछल कूद करने लगते हैं। लोकसभा चुनाव का हवाला दे रहे हैं, चूंकि उस समय भी चिराग पासवान की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था, मांझी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था, और फिर बाद में ये हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा को मतलब सीट हरवा दी गई। ये सारी चीज़ें हुई, जीतन राम मांझी अपनी सीट जीतने में कामयाब हुए। तो ये सब कह रहे हैं कि उछल कूद करते रहते हैं, तो ये उनकी तरफ ही उनका इशारा है। तो यानी एनडीए में रार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, और साफ तौर पर संजय झा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनना है। ना तो अब चिराग पासवान इस बात कह रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी इस बात को कह रहे हैं, ना जेपी नड्डा इस बात को कह रहे हैं, ना उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, ना जीतन राम मांझी कह रहे हैं, लेकिन बस जनता यू के लोग जो है वही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनना है। नीतीश कुमार बनेंगे, जी हाँ। तो ये समझ में आ सकता है समीर जी कि किस तरीके से अंदर इस समय जो है घमासान मचा हुआ है एनडीए में, और रार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जी बिल्कुल, और रार थमने का नाम नहीं ले रही है, घमासान मचा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं वो उनका ये दावा है कि सरकार एनडीए की बन रही है। कुछ भी अभी तय नहीं है मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, लेकिन सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये जेडीयू के लोग कह रहे हैं, और सरकार बनने का दावा बीजेपी और जेडीयू दोनों लोग कर रहे हैं। बीजेपी के नेता रामकृपाल यादव को एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं, और जो घमासान चल रहा है उसको किस तरीके से वो जस्टिफाई कर रहे हैं। सीधे कह रहे हैं कि कोई घमासान नहीं है, आराम से सारी चीजें हो रही हैं। ये अलग बात है कि दिन भर में 20 बैठकें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन अब तक आज भी 12 बजे से जेपी नड्डा के आवास पर बैठक शुरू हो गई है। आज भी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक होने वाली है वहां भी, और जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तो बैठकों का दौर पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है, लेकिन सीटों को लेकर अभी तक कोई बातचीत फाइनल नहीं हो पा रही है। सुनते हैं रामकृपाल यादव क्या कह रहे हैं। चल रहे हैं सर, इन तमाम चीजों पे क्या है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पूरा एनडीए परिवार एक रहा। कुछ कुछ समस्या है, उसके निदान के लिए सारे वरिष्ठ नेता एनडीए के बैठे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आज से कल तक सब कुछ साफ हो जाएगा, और कहीं कोई समस्या नहीं है। उस समस्याओं के निदान के लिए प्रयासरत है सभी एनडीए के नेतागण। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में एनडीए इंटैक्ट होकर के, एक साथ होकर के सामने वाला जो हमारे विरोधी हैं उनको परास्त करेगी। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि अभी तक पूरी बात नहीं हुई है। अरे सब बात, नड्डा साहब मिले गए, सारी बात हो जाएगी। बैठक इसलिए होती है ना, मन का जो कंफ्यूजन है, मन की कुछ बातें हैं, सब लोग बैठे हैं, और सारा हमारा जो नेतृत्व है वो मिल करके सब घटक दलों की समस्या का निदान निकाल देगा। घटक दलों की संख्या बढ़ घट भी सकती है क्या एनडीए? कौन? घटक दलों की संख्या बढ़ घट भी सकती है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। पूरा एनडीए 5 पांडव की तरह है, और सब 5 पांडव मिल करके आगे आने वाले जो लोग हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, उनका मुकाबला करेंगे। सर लेकिन तो ये पूरा एनडीए एकजुट है, ये बता रहे हैं रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव पहले आरजेडी में हुआ करते थे, और आरजेडी में भी काफ़ी चर्चित नेता थे, और अब काफ़ी दिनों से बीजेपी में है। तो एनडीए इंटैक्ट है, जीतेगा भी, सीटों का समझौता अभी तक नहीं हो पाया है। ये जो आज से 1-2 दिन की जो समय सीमा है अमलेंदु जी, हम लोग पिछले करीब 1 हफ्ते से तो ये देख ही रहे हैं कि बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता 1-2 दिन
में सब तय हो जाएगा। अब ये 1-2 दिन क्या 14 नवंबर के बाद आएगा कि पहले आ जाएगा? हाँ देखिए समीर जी, एक तो ये 1-2 दिन अभी निपट नहीं रहा है। दूसरा, रामकृपाल यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि समस्या है। समस्या, जी हाँ। और इस बात को अभी तक कोई नहीं कह रहा था। रामकृपाल यादव ने साफ तौर पे कहा कि समस्या है, लेकिन कह रहे हैं कि पांचों पांडव एकजुट हैं एनडीए के, और जो सामने वाले विरोधी हैं उनसे निपटेंगे। अब ये 5 पांडव हो गए, नहीं 5 पांडवों में से एक जीतन राम मांझी जो है वो कह रहे थे कि 5 गाँव पे जो था वो महाभारत हो गया था, हम तो 15 गाँव मांग रहे हैं तो 15 पे ही महाभारत हो जाएगा। तो महाभारत जो है वो एनडीए में मचा हुआ है। इस बात को एक तरीके से देखा जाए, रामकृपाल यादव ने भी इसकी पुष्टि कर दी है समीर जी। अब इस महाभारत में एनडीए बिखरता है या क्या होता है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि रामकृपाल यादव कि बिखराव नहीं है। कह रहे हैं अभी तक तो पांचों एकजुट हैं, अभी तक तो एक हैं। जी हाँ। यानी उनसे पूछा गया कि घट बढ़ सकता है तो कह रहे हैं अभी तक तो एकजुट हैं। इसका मतलब कि अभी तक एकजुट हैं और टूटन भी हो सकती है, ये स्वीकार कर रहे हैं। आगे इसमें बदलाव भी हो सकता है कि अभी तक एकजुट है और अभी तक संख्या फिक्स है 5 है, ये आगे घट बढ़ भी सकती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ही माना जाए अमलेंदु जी की बीजेपी के भी कुछ नेता जब ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे, तो वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी की ओर से अभी तक नीतीश कुमार को आश्वासन नहीं मिला है। इसी की कोशिश में वो बीजेपी के तमाम ऐसे फैसलों पर भी मुहर लगाते चले हैं जिनको वो कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे। लेकिन जब बीजेपी के भी कुछ नेता ये कह रहे हो, तो ये बीजेपी में भी दिखाई पड़ रहा है कि बिहार बीजेपी में क्या कुछ चल रहा है। और बीजेपी के कोई ऐसे नेता नहीं, वो नेता हैं जिनको चुनाव में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में हरवाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। राजीव प्रताप रूडी, सुनते हैं राजीव प्रताप रूडी गठबंधन को लेकर और सरकार को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर क्या कह रहे हैं। देखिए, मोटे तौर से बड़ी सहमति हो चुकी है। स्वाभाविक है, जब 4 पार्टियों का गठबंधन होगा तो विचार विमर्श का दौर लंबा जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी सब तय हो जाएगा। और ये सिर्फ एनडीए के लिए नहीं है, यूपीए के लिए भी है। मैं समझता हूं कि अब चुनाव का घोषणा हो चुका है और अब हम सब चुनाव मैदान में हैं, और हम सब की तैयारी है कि ऐसी समझौता बने, एनडीए का ऐसा समझौता रहे कि हम बहुमत के साथ फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाए। यही है प्रयास। लालू प्रसाद यादव सर लगातार बैठक कर रहे हैं, तेजस्वी को कैसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, इस पर चर्चाएं हो रही है। बिना जीते हुए मुख्यमंत्री कैसे बनाए जाए, ज्यादा से ज्यादा, और मुझे लगता है कि यही कारण है। तो इसी तरह से उनका सोच है कि अभी तो बहुमत मिला नहीं, उसके पहले ही मुख्यमंत्री बनाना थोड़ा हास्यास्पद। तो ये दोनों बात कह रहे हैं अमलेंदु जी, राजीव प्रताप रूडी, कि अभी तो बहुमत नहीं मिला है तो कैसे मुख्यमंत्री, लेकिन जीतेंगे तो नीतीश कुमार बनेंगे। तो हमको लग रहा है इकलौते बीजेपी के नेता हैं जो ये बात कह रहे हैं। हाँ, इकलौते ये हैं कि जो कह रहे हैं कि अगर इनको नहीं अटल जी की इच्छा पूरी करनी है क्या? इनको अटल जी की इच्छा पूरी नहीं करनी है, ये तो अभी भी जहाज उड़ाते हैं। मिल गए थे एक दिन जहाज उड़ाते हुए शिवराज सिंह चौहान को, तो जहाज उड़ा रहे हैं, तो अब ये तो अपना जहाज उड़ा रहे हैं। इनको क्या है, कोई जीते कोई हारे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीत गए हैं तो अपना जहाज उड़ा रहे हैं, तो इन्होंने जहाज उड़ा दिया है। अब ये जहाज जाके कहाँ क्रैश होगा ये तो बीजेपी जाने, उसका काम जाने। इन्होंने तो अपना जहाज उड़ा दिया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अब अगर नहीं बनेंगे तो फिर अब कह रहे हैं अभी बहुमत नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये साफ कह रहे हैं कि बहुमत मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए अभी से कैसे कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसी को नहीं बनाएंगे। तो यानी बीजेपी भी समझ रही है कि बहुमत नहीं मिल रहा है, ये इसको इस तरीके से समझा जा सकता है समीर जी। लेकिन महागठबंधन में भी कुछ दिक्कतें शायद हैं, लेकिन महागठबंधन की तरफ से कहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी तीनों पटना से चल चुके हैं, दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इस बीच अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने कहा है कि आज कल में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और घोषणा कर दी जाएगी। तो वहां भी आजकल चल रहा है। लेकिन एक बात वहां पर है अमलेंदु जी, कि जिस तरीके से ये बयानबाजी हो रही है एनडीए के घटक दलों में, ये इंडिया गठबंधन के घटक दलों में बयानबाजी देखने सुनने को सार्वजनिक रूप से नहीं मिली है। लेकिन यह स्वाभाविक है कि अगर अभी तक सीटों का फैसला नहीं हुआ है, सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हुई है, तो इसका मतलब सारी चीजें फाइनल नहीं हुई हैं, कहीं ना कहीं विवाद जरूर है। सुन लेते हैं अखिलेश प्रताप सिंह क्या कह रहे हैं। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है
लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है, लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। मुकेश सहनी ने कई सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। अरे भाई, मुकेश सहनी को जो सीट मिलेगा वहाँ उम्मीदवार उतारेंगे ही ना। फाइनल हुए तो अभी फाइनल नहीं हुआ, कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं रह गई हैं और वो 1-2 दिन में फाइनल हो जाएंगी। तो बहुत ही दिलचस्प राजनीति इस समय देखने को मिल रही है बिहार में, एनडीए गठबंधन में भी और इंडिया गठबंधन में भी। वहां मुकेश सहनी, ये बताया जा रहा है कि वो ये भी चाह रहे हैं कि जो समझौता हो उसमें उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी आश्वासन दिया जाए। और सीटों को लेकर तो तालमेल अभी हुआ ही नहीं है, सीटों को लेकर अभी बार्गेनिंग चल रही है, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में भी चल रही है बहुत सारी चीजें। सुन लेते हैं एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, वो क्या कह रहे हैं। बिहार में सीटों का पेच फंस रहा है महागठबंधन में। आज तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और कोई पेच नहीं फंस रहा। मुलाकात होगी तभी ना आगे सीटों पर घोषणा होगी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है कि कोई पेच फंस रहा है, वो उम्मीद पे पानी फिर रहा है। देखिए, मुकेश सहनी जिस तरह से सीटों को लेकर के अड़े हुए हैं, फिर आपका सबका हक है अपनी अपनी बात रखने का, सब रखते हैं। हमारे यहाँ कोई पेच नहीं है, ये हम बता दें। जैसे जेएमएम भी कह रही कि अगर 2 दिन के अंदर घोषणा नहीं किया जाएगा तो हम लोग स्वतंत्र रूप से अपना उम्मीदवार खड़ा करें। हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कोई पेच नहीं है, ये कहना है पवन खेड़ा का। हालांकि अब कोई भी पार्टी का नेता, गठबंधन का नेता नहीं कहेगा, लेकिन एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में जो चल रहा है उसमें यही फर्क है। एनडीए गठबंधन के कई नेता इस तरह की बातें आकर कह रहे हैं कि यहां पर अभी मामला सुलझा नहीं है, चाहे वो हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी के ट्वीट्स हो, चाहे चिराग पासवान के ट्वीट्स हो, चिराग पासवान के बयान हो, और चाहे जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के तमाम बयान हो, वहां पर यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि तालमेल का अभाव है। हाँ, बिल्कुल तालमेल का अभाव एकदम स्पष्ट दिख रहा है समीर जी। और सबके अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं, सबके मुंह फूले हुए हैं वहाँ, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। महागठबंधन में मुंह किसी का नहीं फूला, महागठबंधन में ये है कि हिस्सा किसको ज्यादा मिल जाए, वहाँ ये है महागठबंधन में। लेकिन वहाँ कोई उल्टी बातें नहीं कर रहा है, एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं दे रहा है, ये नहीं बता रहा है कि फूफा जी रूठे हुए, इस तरह की बात नहीं हो रही है। लेकिन एनडीए में जबरदस्त तरीके से रार मची हुई है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और यहाँ तक कि अमित शाह को खुद आकर जो है बैठक में आज शामिल होना पड़ रहा है, जेपी नड्डा के घर पर जाकर बैठक करेंगे। तो वहाँ अच्छे तरीके से विवाद है। यहाँ आज सब मुझे लगता है कि जब आ रहे हैं तेजस्वी, लालू और राबड़ी, तो ये सब मिलकर राहुल गांधी की और खड़गे जी के साथ बैठकर जब बातचीत करेंगे, उसके बाद आज कोई घोषणा हो सकती है, आज नहीं तो कल कोई घोषणा हो सकती है, जैसा कि वहाँ से संकेत मिल रहे हैं समीर जी। जी बिल्कुल, और सुनेंगे अभी हम पप्पू यादव को भी, जो पूर्णिया से सांसद हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात पता चल रही है, उत्तर प्रदेश की भी कुछ छोटी पार्टियां जो एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, वो भी अब बिहार में अपनी दावेदारी पेश करने जा रही हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जिसका पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2-4 जिलों में प्रभाव है, वो अपने को अपनी दावेदारी पेश कर रही है, यानी एक और पेच वहां पर फंसाने की कोशिश हो रही है। क्या मामला है उस पर भी हम बताएंगे आपको क्या कुछ चल रहा है। लेकिन पहले सुन लेते हैं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। कांग्रेस डाउन कीजिए अपने नेता राहुल गांधी जी और अपनी पार्टी और अपने वर्कर के रेस्पेक्ट के अनुसार जीत। गठबंधन धर्म सर्वोपरि है, छोटा गठबंधन पार्टी हो या बड़ा, गठबंधन महत्वपूर्ण है। बिहार की जनता महत्वपूर्ण है, बिहार महत्वपूर्ण है और इंडिया गठबंधन को जीतना महत्वपूर्ण है। सीट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चुनाव विनाश बनाम विकास, 11 साल का विनाश, नफरत नरेंद्र भाई मोदी जी का, और एक तरफ विकास और प्रेम राहुल गांधी जी। चुनाव राहुल गांधी जी के प्रेम और विकास और संघर्ष के ताकत पर होगा, और एक तरफ नफरत और विकास होगा। बिहार का चुनाव
जनता के लिए होगा और गठबंधन का सम्मान सर्व। आपने कहा है कि आरजेडी टेक्निकल पार्टी हो गई है। आपने कहा है कि आरजेडी टेक्निकल पार्टी हो गई है। नहीं, मैंने कहा कि मास पार्टी लालू यादव जी एक स्वाभाविक लीडर थे। कर्पूरी जी के बाद रामविलास जी, लालू जी, नीतीश जी। अब पार्टियां टेक्निकल होती जा रही है। मैंने ये नहीं कहा राजनीति, मैंने कहा पार्टियां टेक्निकल होती है। फेसबुक क्या होती जा रही है, इंस्टाग्राम होता है, जमीन से सरोकार कम होता है और हमें ऐसे चीज़ों से बचने की ज़रूरत है और वर्कर का सम्मान करने की ज़रूरत है। तो पप्पू यादव इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। वहां इंडिया गठबंधन में सांसद निर्दलीय हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी में हैं और इंडिया गठबंधन की जो चाहे यात्रा हो, बैठकें हो, सभाएं हो, उसमें एक बड़ी भूमिका रहती है पप्पू यादव की और एक उनका जन समर्थन भी उनके साथ रहता है। तो उनका भी कहना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर इस तरह का कोई विवाद नहीं है और जल्दी ही फाइनल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो भी यही कह रहे हैं जल्दी फाइनल हो जाएगा। हालांकि एक सुझाव भी दे रहे हैं और सही दे रहे हैं कि अब फेसबुक या जो होता जा रहा है पूरा, हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की भी जो है, कांग्रेस की भी जो है, आरजेडी की भी, सब ट्विटर और फेसबुक पे सब जुटे हुए, बस यहीं से किला फतेह हो जाएगा या फिर टीवी पे चैनल पे जाके गालियां खा के जो हो सब किला फतेह कर लेंगे। जमीन पे किसी को कुछ काम नहीं करना है। जमीन पे राहुल गांधी यात्रा निकालेंगे या तेजस्वी यात्रा निकालेंगे, बाकी जमीन पे किसी को काम नहीं करना। तो ये एक सुझाव बिल्कुल ठीक ठाक है, जमीन पे काम करना चाहिए। अब तो समीर जी लगता ही है कि ये टीवी वाले ही जो सारे संसद का जो है राज्यसभा जाने वालों के नाम यही सब तय करते होंगे, क्योंकि सारा झगड़ा यही रहता है कि कौन कितनी गालियां खाएगा टीवी पे जाके और फिर बताएगा कि मेरी तपस्या में कमी रह गई थी, अगर उसका नंबर नहीं आ पाएगा। तो सबकी तपस्या जो है वो टीवी पे गाली खाकर ही पूरी होती है। ये समझ में आ रहा है समीर जी, अभी तक तो ये समझ में आ रहा है। बिल्कुल, और वो बात कह रहे हैं कि तकनीकी टेक्निकल होती जा रही है पार्टियां, यानी आभासी मीडिया जिसको कहा जाता है, सोशल मीडिया, उस पर ज्यादा सक्रिय है, जमीन पर कम सक्रिय है। खैर ये दौर है, बहुत कुछ है। मीडिया भी आजकल दिखाई पड़ता है कि सोशल मीडिया और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ही ज्यादा दिखाई पड़ता है, ग्राउंड रिपोर्टिंग्स बहुत कम दिखाई पड़ती है। तो हर जगह ये परिवर्तन और बदलाव आया है, लेकिन जमीनी हालात जानने का ये तरीका एकमात्र तरीका सही नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है जो पप्पू यादव ने कही है। खैर, अब एनडीए गठबंधन में एक और जो पेच की हम बात कर रहे थे, वो पेच फंसाया है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने। उनके नेता आप जान ही रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर काफी बातचीत करते रहते हैं, चर्चा में बने रहते हैं। 2, 4, 6 जिलों में उनकी पार्टी का अपना प्रभाव है, खुद मिनिस्टर हैं यूपी में, और अब वो बिहार में भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। यानी एक और पेंच बिहार में एनडीए गठबंधन में फंसने वाला है। पार्टी के नेता हैं अरविंद राजभर, क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं उनको भी। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तो अभी एनडीए के साथ ही है और एनडीए गठबंधन से ही उत्तर प्रदेश में पंचायती राज मंत्री हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं, हमारे विधायक भी हैं। बिहार चुनाव में हम लोग चाहते हैं कि एनडीए के साथ मिलकर के ही चुनाव लड़ें, क्योंकि जो बिहार चुनाव को लेकर के लगभग 1 मई 2025 को जो बात माननीय गृहमंत्री जी से हम लोगों की हुई थी, उससे एक विश्वास है कि हम लोग बिहार में निराश नहीं होंगे। हमारी बातें जो माननीय गृहमंत्री जी तक पहुंची हुई हैं, उन बातों पर जरूर चिंतन मंथन होगा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बिहार में कुछ स्थान मिलेगा, जिससे कि एक यहाँ आपसी एकता और भाईचारा भी स्थापित हो सके। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, एनडीए गठबंधन के साथ ही मिलकर के लड़ना चाहते हैं। यह हमारे कार्यकर्ताओं की मंशा है। आने वाले समयों में जिस प्रकार की स्थिति अभी सीट शेयरिंग को लेकर के बनी हुई है, वो दोनों स्थिति उत्पन्न कर रही है, एक मिले या ना मिले। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हर स्तर पर इस बार विधानसभा का चुनाव 100% लड़ेगी, वो चाहे एनडीए के साथ हो या फिर एनडीए से बाहर। ये थोड़ी चिंता का विषय है और हम ये जानते हैं कि हमारी बातें जो ऊपर तक हुई हैं वो कहीं न कहीं सार्थक सिद्ध होंगी। अब यहाँ एनडीए में शामिल होने के लिए बहुत कई घंटे कई दिन की आवश्यकता नहीं पड़ती, 1 मिनट की आवश्यकता होती है। वो खाली सीट मिल गया तो जान लेके एनडीए में शामिल हो गए। तो हम लोग हर स्तर से तैयार हैं। हम यह जरूर उम्मीद करते हैं कि शेष नेतृत्व निराश नहीं करेगा
और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी तैयारी जो प्लान बी है वो बना के रखी हुई है। जैसा भी सिचुएशन होगा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। देखिए, हम बहुत परेशान नहीं हैं यहाँ के लिए, हम बस इतना चाहते हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का सम्मान बना रहे और बचा रहे और एनडीए से हमारा संबंध भी बना रहे। तो जो हमारे शीर्ष नेतृत्व समझेंगे वो सीट जो भी दे देंगे उसको हम लड़ने के लिए तैयार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव हो रहा है, पार्टी हमारी है, लगभग 18 साल से हम लोग मेहनत किए हुए हैं। अब तो समय आया है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का ऑथेंटिक तौर पर। तो उस स्थिति को देखते हुए पार्टी चुनाव लड़ेगी और लगभग 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारे कार्यकर्ताओं ने सारी तैयारी कर ली है, हमारे बिहार संगठन के लोगों ने प्रत्याशियों का भी चयन कर लिया है, हर चीज रेडी है, बस इंतजार है। एनडीए साथ रखेंगे तो पूरी ताकत उनके लिए झोंकेंगे, एनडीए साथ नहीं रखेगी तो भी वो पूरी ताकत हम अपने लिए काम करेंगे। तो ये अरविंद राजभर हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में इनका प्रभाव है, लेकिन अब बिहार में 150 सीटों पर तो ये तो बड़ा पेंच अगर इन्होंने तय कर लिया। और ये तो कह रहे हैं कि हमने तो तय कर लिया है कि अगर देंगे शामिल करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हमको तो लड़ना है ये 150 सीटों पर। हाँ, 150 सीटों पर लड़ना। और आखिर में धमकी दे रहे हैं कि अगर आप लड़ाएंगे तो अपनी ताकत एनडीए की लगाएंगे और नहीं लड़ाएंगे तो अपनी ताकत अपने लिए लगाएंगे, यानी फिर एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन चाहते ये है कि एनडीए के साथ भी बने रहे और हमारा सम्मान भी बचा रहे। तो एनडीए जो दे देगा वो ले लेंगे, नहीं देगा तो हम 150 पर लड़ेंगे। तो बहुत साफ साफ इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए हमको भी सीट दे, यानी जितना जीतन राम मांझी को या जितना नीतीश कुमार को एनडीए सीट दे रहा है उतना ओम प्रकाश राजभर को भी दे। लेकिन इनकी तो मांग है 150 सीटों पर, इतनी तो जेडीयू को भी नहीं मिल रही है। हाँ, तो ये तो लड़ना चाहते हैं ना 150 सीटों पे। तो कह रहे हैं कि 150 नहीं तो 122 दे दो जितनी नीतीश कुमार को दे रहे हो, तो 122 पे ही लड़ लेंगे। तो एक नया पेज जो ये पहुंच गया है वहां बिहार में एनडीए के बीच में, नया पेज पहुंच गया है। अब इसका मतलब संजय निषाद भी अब जल्दी ही उनकी पार्टी से भी ये मांग आने वाली है। वो भी कह चुके जाएंगे, वो भी कह चुके वो लड़ेंगे। हाँ, तो वो भी लड़ेंगे वहां, निषाद पार्टी जो वो भी लड़ेगी वहां जाकर। तो अब तो ये एनडीए में एक वैसे ही अब इसको कहे कि ये पहले ही पेज फंसा हुआ है। जो मौजूदा पार्टियां हैं अब उसको पंच पांडव की बात कर रहे हैं कि 5 पार्टियां हैं और मिलकर लड़ेंगी। यहाँ पर एक नई पार्टियों का भी वहाँ प्रवेश हो रहा है और इसका मतलब अब ये है कि ये पेच सुलझने वाला जल्दी नहीं है। अगर ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी चुनावी मैदान में कूदना चाहती है और एनडीए के सामने शर्तें रखना चाहती है, अब ये देखना है कि जिस शीर्ष नेतृत्व पर ये इतना भरोसा कर रहे हैं वो शीर्ष नेतृत्व इनको 150 से लाकर कितने पर संतुष्ट कर पाता है। हाँ बिल्कुल, 150 से कितने भी लाके संतुष्ट कर पाता है, क्योंकि इन्होंने तो मांग ही जो है बहुत बड़ी रख दी है कि जितना नीतीश कुमार को दे रहे हैं उससे ज्यादा सीट इनको दो। तो ये तो बहुत खुद परेशान है कि 100 सीट पर आ जाए, 100 सीट पर आ जाए, 150 सीट इनको चाहिए और बीजेपी को 100 नहीं मिल रही तो 150 इनको कहां से दे दे। और ये कह रहे हैं कि एनडीए को अगर बचा के रखना है तो हमको 150 सीट दो, वरना हम तो 150 सीट पे लड़ेंगे, अपनी ताकत जो हम लगाएंगे। लेकिन जो सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अपनी बात रखी है। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के प्रवक्ता। बिहार में क्या कुछ इंडिया गठबंधन में चल रहा है उसके बारे में। हमारे यहाँ कोई गतिरोध नहीं है। इंडिया गठबंधन बिहार का महागठबंधन पानी की तरीके से एक है। भारतीय जनता पार्टी और उसका इकोसिस्टम जो इसमें प्रतिरोध गतिरोध की बात कर रहा है वो झूठा है। आज श्री तेजस्वी यादव जी संभवतः दिल्ली आ रहे हैं, लालू जी भी यही हैं, दिल्ली में ही हैं। निश्चित तौर पर हम सब लोग बैठेंगे और आपको आज शाम तक हम उचित निर्णय भी दे देंगे, रिजल्ट भी दे देंगे, कौन कहां लड़ रहा है, कौन सा सिंबल किस सीट पर लड़ रहा है। महागठबंधन 243 की 243 पर लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी 243 पे लड़ रही है, आरजेडी 243 पे लड़ रही है, वीआईपी 243 पे लड़ रही है, लेफ्ट पार्टियां 243 पे लड़ रही हैं। हमारे यहां कोई नहीं। आपको देखना है तो एनडीए में देखिए, कभी चिराग पासवान पटना भाग रहे हैं, कभी दिल्ली भाग रहे हैं, कभी जीतन राम मांझी दिल्ली से असम भाग जा रहे हैं। उनके यहां लगातार गतिरोध चल रहा है, प्रतिरोध चल रहा है, उनकी खबर नहीं आ रही है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। महागठबंधन की सीटों की लिस्ट आपको आज शाम तक या कल सुबह तक मिल जाएगी। तो लिस्ट आ जाएगी, यहाँ कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। पवन खेड़ा भी कह रहे थे, सुरेंद्र राजपूत भी कह रहे थे।
इंडिया गठबंधन के घटक दलों के दूसरे घटक दलों के नेता भी यही बात लगातार कह रहे हैं कि सारा मामला सुलझ चुका है और जल्दी ही घोषणा कर दी जाएगी। मामला कितना सुलझा है ये स्पष्ट तभी होगा जब घोषणा की जाएगी, लेकिन ये इंडिया गठबंधन की तरफ से ये राहत की बात है कि घटक दल का कोई भी नेता बाहर आकर ये इस तरह की बातें नहीं कर रहा है कि 150 हम मांग रहे हैं और कितनी देंगे, 15 पर हमको चाहिए, 5 गांव चाहिए, इस टाइप की बातें नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल, इस टाइप की कोई भी बात नहीं कर रहा है इस टाइप की समीर जी। हाँ। कि हमको इतना चाहिए उतना चाहिए। सिर्फ एक मुकेश सहनी जो बस वो खुद ही घोषणा कर दे रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। ये भी नहीं कह रहे कि बनाओ, वो तो कह रहे हैं कि मैं बनूंगा। इसका मतलब उनको किसी ने कह दिया कि आप बनेंगे तभी तो कह रहे हैं। ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमें बनाओ, लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि हमको बनाओ, इतने गांव दे दो। एनडीए में तो साफ तौर पे कहा जा रहा है, नाक पुरा घूम रहे हैं। और इससे ज्यादा क्या होगा कि उपेंद्र कुशवाहा तो साफ साफ लिख रहे हैं कि किसी ने खबर प्लांट कराई है। खबर कौन प्लांट करा रहा है? ये धोखा है, छल है। हाँ। तो धोखा है, छल है, इस तरह की बातें तो महागठबंधन में कोई नहीं कर रहा है। तो महागठबंधन मुद्दों के तौर पे, गठबंधन के तौर पे एकजुट नजर आ रहा है। लेकिन आज भी समीर जी ये नहीं कहा जा सकता कि एनडीए इसी शक्ल में, इसी सूरत में जाएगा चुनाव में जिस शक्ल सूरत में आज दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जिस शक्ल में दिखाई पड़ रहा है, चूंकि वहां पर कोई कह रहा है कि अभी एनडीए में 5 पार्टियां लड़ रही हैं, अब यहां पर 6वीं पार्टी अपने आप दावा कर रही है कि हम एनडीए में हैं और वहां चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। सीटों को लेकर पहले लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान के साथ ही मुख्य रूप से बताया जा रहा था कि पेच फंसा हुआ है। अब उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी अड़े हुए हैं। तो बहुत सारे ये पेच फंसे हुए हैं जो स्पष्ट तरीके से दिख रहे हैं। इंडिया गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है उसमें हम लोग देख रहे हैं बातें। हालांकि वहां भी कुछ न कुछ विवाद जरूर है, अन्यथा अब तक घोषणा हो गई होती। हालांकि इंडिया गठबंधन के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि पहले एनडीए अपनी सीट शेयरिंग की घोषणा करे। अब जो कुछ भी हो, चाहे ये कोई स्ट्रेटजी हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन जब तक घोषणा नहीं हुई है तब तक तो ये माना जाएगा कि कुछ न कुछ विवाद जरूर है, भले ही स्पष्ट रूप से कोई नेता कह रहा हो या ना कह रहा हो। हाँ बिल्कुल समझिए, कुछ ना कुछ तो है, ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ नहीं है, लेकिन उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का एनडीए में है। जी हाँ, तो सुनते हैं आरजेडी के नेता हैं चंद्रहास चौपाल, वो क्या कह रहे हैं। नहीं, हम लोग का तो महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वहाँ तो कई जगह एनडीए के कार्यक्रम में जो उनका जिला सम्मेलन था उसमें भी कुर्सी तोड़ा तोड़ी हुआ, मारपीट हुआ, उसके बाद जो है मंच पे मारा गया है कई जगह। तो उन लोग तो कहते हैं कि शिष्टाचार वाला पार्टी है तो वो अपना जाने, लेकिन हम लोग जो है लोकतांत्रिक पार्टी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, गरीब शोषित वंचित के मास लीडर हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। हम लोग लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक पार्टी। मेरे यहाँ इस तरह की मारामारी नहीं है, शांति ढंग से बातचीत कर रहा है, एक एक सीट के मुआयना करके, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे आदरणीय तेजस्वी यादव जी हो, मुकेश सहनी जी हो, दीपांकर जी हो, सब लोग बैठ के इत्मीनान से बातचीत कर रहे हैं। कोई इसमें हंगामा नहीं है। एक एक सीट पे एनालिसिस करके जिसका सर्वे में नाम आया है उसी को टिकट दिया जाए। तो आरजेडी के विधायक हैं चंद्रहास चौपाल, ये बता रहे हैं कि कोई विवाद नहीं है, सभी जो पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में उनके नेता बैठकर बातचीत कर रहे हैं और जल्दी ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। हालांकि अमलेंदु जी, कुछ जगहों पे खबर चल रही है कि कांग्रेस पार्टी कुछ सीटों पर अड़ी हुई है या आरजेडी कुछ सीटों पर अड़ी हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता हैं प्रेमचंद्र मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पर मना किया है, इस बात से इनकार किया है कि ऐसी कोई बात है कि कोई भी पार्टी, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, सीटों को लेकर अड़ी हुई है। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं प्रेमचंद्र मिश्रा, और वो ये भी कह रहे हैं किस तरह की खबरें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। बातचीत अंतिम दौर में है और पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि 76 सीट का हम घोषणा करने जा रहे हैं। ये बातचीत चल ही रही है और मैं समझता हूँ जल्दी ही एक व्यापक रूप लेके सामने आ जाए। तो इसको लेकर कि कितनी 76 सीटों पर अड़ी है या 60 सीटों पर अड़ी है, ये खबरें लगातार है, जिसका साफ तौर पर खंडन कर रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा, कांग्रेस के नेता। हाँ बिल्कुल, साफ तौर पर इसका खंडन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये किसने कहा कि कांग्रेस इतनी सीटों पर अड़ी हुई है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि कितनी सीटों पर अड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि ये खबरें प्लांट कराई जाती हैं, चूंकि जब एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, ये खबरें प्लांट कराई जा सकती हैं। तो दूसरे खेमे के लिए कि उनमें घमासान मचा हुआ है, इस तरह की खबरें भी प्लांट कराई जा सकती हैं। तो ये खबरें प्लांट
डिमांड कराने का ही मामला समीर जी दिखाई पड़ता है। कांग्रेस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि कोई इस तरह का झगड़ा नहीं है और जल्दी ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो सीटों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन सीटों का बंटवारा हो नहीं पा रहा है, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो। और इधर अब एनडीए में उत्तर प्रदेश की पार्टियां भी अपनी दावेदारी पेश करने लगी हैं। तो ये पहले से ही जहां पेच फंसे हुए थे, कई पेच फंसे हुए थे, उसमें अब नए पेच जुड़ते चले जा रहे हैं कि अब क्या होगा, क्या उनको भी सीटें दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी। लेकिन जो चाहे आरजेडी के नेता हो या फिर वामपंथी पार्टियों के नेता हो, चाहे मुकेश सहनी हो या फिर कांग्रेस के नेता, ये स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई विवाद यहां पर नहीं है। और आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है आरजेडी के नेताओं के साथ, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ। बैठक जेपी नड्डा के घर पर भी हो रही है और जेपी नड्डा के घर पर होने वाली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे, शायद इस मकसद से कि इस सूची को फाइनल शेप दिया जा सके, सीटों की जो शेयरिंग है, सीटों का बंटवारा है, उस पर कुछ अंतिम फैसला लिया जा सके। लेकिन एलजेपी और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से अड़े हुए हैं, उसको देखते हुए बड़ा मुश्किल लग रहा है कि कोई फाइनल घोषणा आज हो पाएगी। हाँ, बहुत मुश्किल लग रहा है कोई फाइनल घोषणा हो पाएगी। और जो रामकृपाल यादव हैं, सांसद हैं बीजेपी के, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि समस्या है और समस्या गंभीर है, ये लग रहा है समीर जी। चूंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, हम लोग एक बार फिर सुन सकते हैं कि रामकृपाल यादव किस तरीके से बता रहे हैं कि समस्या है। बिल्कुल समस्या है, उसे स्पष्ट तरीके से कह भी रहे हैं, समस्या दिखाई पड़ रही है उसमें, वो भी स्पष्ट है। लेकिन अब बीजेपी के नेता कह भी रहे हैं कि समस्या है। और खास बात, जिस तरीके से जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने की बात बार बार कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं, वो भी एक बड़ी समस्या है। तो सुन लेते हैं रामकृपाल यादव क्या कह रहे हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, कि एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा क्यों नहीं हो पा रही है। चल रहे हैं सर, इन तमाम चीजों पे क्या है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पूरा एनडीए परिवार एक है। रहा कुछ समस्या है, उसके निदान के लिए सारे वरिष्ठ नेता एनडीए के बैठे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आज से कल तक सब कुछ साफ हो जाएगा और कहीं कोई समस्या नहीं है। उस समस्याओं के निदान के लिए प्रयासरत है सभी एनडीए के नेतागण। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में एनडीए इंटैक्ट होकर के, एक साथ होकर के सामने वाला जो हमारे विरोधी हैं उनको परास्त करेगी। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि अभी तक पूरी बात नहीं हुई है। अरे सब बात, नड्डा साहब मिले गए, सारी बात हो जाएगी। बैठक इसलिए होती है ना, मन का जो कंफ्यूजन है, मन की कुछ बातें हैं, सब लोग बैठे हैं और सारा हमारा जो नेतृत्व है वो मिल करके सब दलों की समस्या का निदान निकाल देगा। दलों की संख्या बढ़ घट भी सकती है क्या? कौन? घटक दलों की संख्या बढ़ घट भी सकती है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। पूरा एनडीए 5 पांडव की तरह है और सब पांचों पांडव मिल करके आगे आने वाले जो लोग हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, उनका मुकाबला करेंगे। सर लेकिन तो पांचों पांडव मिलकर महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन का मुकाबला करेंगे। लेकिन राजभर कह रहे हैं कि पांडव नहीं बल्कि और पार्टियां भी हैं। खैर, पेच फंसा हुआ है, लेकिन बात करते हैं जो मुद्दे की और जिसको लेकर आज एक बड़ा खुलासा भी हुआ है, वोट चोरी और जो मतदाता सूची है उसमें गड़बड़ी का मामला। योगेंद्र यादव ने कई सवाल उठाए हैं और बताया भी है कि किस तरीके से वोट चोरी को रोका जा सकता है और सही मतदाता सूची को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही हैं। एक बार सुन लेते हैं, चूंकि एसआईआर को लेकर जो पिटीशन जो दायर की गई है, जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, वो भी एक प्रमुख पिटिशनर हैं और उन्होंने अपनी बात भी मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में रखी है। तो सुनते हैं योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं। पेश है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन का एक स्पेशल ऑडिट। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है। चुनाव आयोग ने अपनी पीठ थपथपा दी और कहा है कि 22 साल बाद वोटर लिस्ट का प्योरिफिकेशन हो गया है, शुद्ध हो गई है। हमने सोचा कि हम ऑडिट करके चेक कर लेते हैं। किसी भी वोटर लिस्ट को ऑडिट करने में 3 चीजें देखी जाती हैं: कंप्लीटनेस, इक्विटी, एक्यूरेसी। मतलब कि लिस्ट संपूर्ण हो, समान हो, सटीक हो। संपूर्ण का मतलब आबादी के हिसाब से जितनी वोटर लिस्ट होनी चाहिए उतनी ही हो। बिहार में वयस्क जनसंख्या
18 साल से अधिक लोगों की आबादी सितंबर 2025 में थी 8 करोड़ 22 लाख। मेरा अनुमान नहीं है, भारत सरकार का टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है, उसका अनुमान है 8 करोड़ 22 लाख। एसआईआर जब शुरू हुआ तो बिहार में वोटर थे 7 करोड़ 99 लाख। मतलब कि एसआईआर में 7 करोड़ 90 लाख से बढ़ के 8 करोड़ 22 लाख की तरफ जाना चाहिए था, और हुआ क्या? 7 करोड़ 89 लाख से घट के 7 करोड़ 42 लाख हो गया है। जितने वोटर होने चाहिए थे उससे 80 लाख वोटर कम हैं बिहार में। याद रखिए, ये वही बिहार है जहां पिछली बार जीतने वाली पार्टियों के बीच में फासला पूरे बिहार में सिर्फ 12,000 था। 80 लाख वोटर जो जिंदा हैं बिहार में हैं, 18 साल से ज्यादा की उम्र है, वो वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। दूसरा पैमाना इक्विटी, समता। महिलाओं को देखिए, महिलाओं की आबादी बिहार में पुरुषों से थोड़ी सी कम है और वोटर लिस्ट में उनकी संख्या पहले से भी कम है। ये जो नीली रेखा है ये दिखा रही है कि बिहार में जेंडर रेशो पिछले कई सालों में थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, और ये जो लाल वाली रेखा है ये दिखा रही है कि वोटर लिस्ट में महिलाओं का अनुपात पहले कितना कम होता था, अब धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हुआ है। लेकिन देखिए आखिर में जाके क्या होता है, ये लाल लाइन अचानक नीचे गिर जाती है। ये है एसआईआर का नतीजा। मतलब सिर्फ इस एक एसआईआर के चलते हुए बिहार में जो महिलाओं की संख्या थी वोटर लिस्ट में, जो पहले 7 लाख कम थी जितनी होनी चाहिए थी, वो अब 16 लाख कम हो गई है, सिर्फ एक एसआईआर के चलते। मुसलमानों का आंकड़ा चुनाव आयोग की ऑफिशियल लिस्ट में नहीं निकलता है, लेकिन हमने एक सॉफ्टवेयर से चेक किया। जो 65 लाख वोटर कटे बिहार में, उनमें से मुसलमानों की आबादी है 17%। कटने चाहिए थे 17%, लेकिन कटे कितने? 25%। और जो अभी 3,66,000 वोट कटे हैं ड्राफ्ट लिस्ट के बाद, उसमें कोई 33% मुसलमान है। मतलब आबादी के अनुपात से ज्यादा मुसलमानों का वोट कट रहा है। तीसरी बात, क्या वोटर लिस्ट सटीक है? सटीक को चेक करने के लिए हमने साधारण से तरीके देखे। तो कुल मिलाकर कहना ये चाह रहे हैं कि 80 लाख वोटर जो है वो काट दिए गए हैं, जो होने चाहिए थे लेकिन उनको हटा दिया गया है। वोटर लिस्ट को लेकर बहुत सारे सवाल अपनी जगह बने हुए हैं और बिहार में चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी बहुत परेशान है। यहां तक कि जो एनडीए के गठबंधन के घटक दल भी हैं वो भी इस मुद्दे में बीजेपी के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं। वो चीजें कई बार स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ी हैं। लेकिन इधर ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये विजुअल्स है आसाम के, और आसाम में इस समय सरकार के खिलाफ जबरदस्त एक माहौल बना है। गायक जुबीन गर्ग की मौत को लेकर बुरी तरह से वहां की राज्य सरकार फंसी हुई है। वहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और जोरदार प्रदर्शन समीर जी वहाँ हो रहे हैं। और जुबिन गर्ग की मौत के मामले में कहा यह जा रहा है कि ये साधारण मौत नहीं है और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एक तरीके से कहा जाए वो मामला है। और इसमें मतलब सरकार जो है, मतलब बीजेपी सरकार जो है, उसके कुछ बड़े लोगों का हाथ इसमें बताया जा रहा है। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये जो विजुअल्स है वहाँ पर मशाल जुलूस निकल रहा है आसाम में, ये कांग्रेस पार्टी ने इस विजुअल को ट्वीट किया है और जो लिखा है वो भी हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। और इस 2 दिन पहले हमने दिखाया था किस तरह से वहां पर प्रदर्शन हो रहे थे। उस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे गौरव गोगोई, और लगातार उनकी मृत्यु को लेकर जो जुबीन गर्ग गायक हैं उस पर हंगामा वहां पर मचा हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ने जो लिखा हुआ है कि यूथ कांग्रेस ने ये मशाल जुलूस निकाला है और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जो उदय भानचिब है उनके नेतृत्व में ये मशाल जुलूस निकला है। विरोध प्रदर्शन जारी है असम में। तो खैर ये कांग्रेस पार्टी ने इसको ट्वीट किया है और ये जो विजुअल्स है वो भी कांग्रेस पार्टी के हैं कि अंडर इंडियन यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट उदय भानचिब
leadership, the Youth Congress marched through Nalbari, torches held high, demanding justice for Zubeen Garg. Assam stands united. तो जुबीन गर्ग की मौत का मामला असम की सरकार के लिए एक बहुत मुश्किल भरा होता जा रहा है। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल, और उसको लेकर वहां लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और इधर जिस तरीके से बिहार में चुनाव की घोषणा होने के बावजूद अब तक एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के घटक दलों में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, उसको लेकर भी राजनीति गर्म है। क्या कुछ होता है, संभावना जताई जा रही है दोनों गठबंधनों में कि 1-2 दिन के भीतर चीजें हल हो जाएंगी, लेकिन अभी तक हल नहीं हुई हैं। आगे कब ये सारी चीजें हल होती हैं, हम आपको डीबी लाइव पर तुरंत बताएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।